गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 6 अक्टूबर और डे है वेंसडे। तो ये जो वो हिमाचल प्रदेश जीके एमसीक्यूज का जो वो पार्ट 4 है। इससे पहले जो वो 3 पार्ट आ चुके हैं। हम लोग जो वो हर एक पार्ट में जो वो 10 एमसीक्यूज जो वो हिमाचल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में जो वो हमने झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो किए थे। सेकंड पार्ट में जो वो हमने ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन किए हिमाचल प्रदेश के। तो थर्ड पार्ट में जो वो हमने 1857 के समय जो वो हिमाचल की हिस्ट्री क्या थी, कौन से राजा थे, क्या क्या किया उन्होंने राजा ने, उसके बारे में जो वो हमने डिस्कस किया था। तो आज भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन जो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज रहेगा 41 से लेकर 50 तक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरा देखें। काफी जो कुछ वो आपको जानने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो वो नंबरिंग तो 1 2 ही मिलेगी आपको। लेकिन आपको पता है कि फोर्थ पार्ट है तो 41 से 50 तक। तो फर्स्ट है यहाँ पे, शिमला में कौन सा मौसम जो वो दीर्घ राका मौसम जो वो कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे जो वो मैंने क्लिक कर दिया है पहले ही। ठीक है। तो कौन सा है? शरद को जो वो दीर्घ राका मौसम जो वो कहा जाता है। तो अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला का आपको पता है कि शिमला जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो वो राजधानी भी है। ठीक है। कौन सी कैपिटल है? 2 कैपिटल है हमारे हिमाचल प्रदेश की। एक समर है, एक जो वो विंटर है। समर मतलब गर्मी, तो गर्मियों की कैपिटल जो वो शिमला है। और विंटर मतलब सर्दी, सर्दियों में जो वो कहाँ पे धर्मशाला में आ जाते हैं। तो धर्मशाला जो वो विंटर की कैपिटल है। ठीक है। क्या आपको पता है कि भारत की भी कभी कैपिटल जो वो शिमला हुआ करती थी? तो याद रखिए 1864 से लेकर के इन 1911 तक। ठीक है, 1911 तक जो वो शिमला जो वो हिमाचल प्रदेश की जो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, मतलब कि समर कैपिटल थी। तो इसको भी आप याद रखिए। फिर जो वो कौन सी बनी, फिर जो वो दिल्ली को जो वो भारत की राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। शिमला में और क्या क्या है, जाखू पहाड़ी भी है। ठीक है, जाखू का जो वो हनुमान मंदिर भी जो वो यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश को जो वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में जो वो बांटा जा सकता है? तो इसको बांटा जा सकता है 7 जोन में। ठीक है, 7 याद रखिए, 7 जोन में जो इसको बांटा जा सकता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे जो वो वेबसाइट का नाम भी आ चुका है, हिम एग्जाम। तो यहाँ पे जो वो आप खुद जो वो वहाँ पे इस टेस्ट को दे सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो हमने अभी बात की शिमला की, तो उसको जो वो हिल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिल क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो पर्यटन मानचित्र पर जो वो हिमाचल प्रदेश को जो वो किस देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है। और देव घाटी के नाम से जो वो कुल्लू को जाना जाता है। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कांगड़ा में जब वो भूकंप किस वर्ष आया था? ठीक है, तो कांगड़ा में आया था, आप सभी को पता होगा, 1905 में आया था। ठीक है, और 1905 में ही जो वो बंगाल का विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट है कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल। ये तो फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पे जब वो डेट के साथ दिए है तो ये हो जाएगा 4। या कई बार जब वो 5 भी होता है तो 4 अप्रैल 1904 में जो, सॉरी 1905 में जो वो ये आया था। ठीक है। नेक्स्ट है 4 और 5 होता है कई बार, तो 5 होगा तो यहाँ पे जो वो कोई एक ऑप्शन पे आपने टिक करना है, एक ही होगा 4 या 5। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि घाटी का वातावरण जो वो कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट। सांगला घाटी में एक साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ की घाटी का जो वातावरण है वो जो वो ठंडा है। ठीक है, बहुत ठंडा है, तो अति ठंडा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अल्पाइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है द ग्रेटर हिमालय। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो वो इसका एरिया था। जब 15 अप्रैल 1948 को जो वो इसका गठन हुआ, तो जो वो इसके में 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, उसके बाद जो वो धीरे धीरे 1962 तक, सॉरी 1962 नहीं, 1 नवंबर 1967 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तो उसके बाद वो कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, डलहौजी, होशियारपुर से उन्ना, ठीक है, कई सारे क्षेत्र जो वो हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। तो उसके बाद हो गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उसके बाद नहीं बढ़ा, क्योंकि उसके बाद जब फिर से जो वो 25 जनवरी 1971 को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और 1972 में जो वो
फिर से पुनर्गठन हुआ, लेकिन वो उसके बीच में ही हुआ था। ठीक है, जब ये जो वो पूरा क्षेत्रफल बना तो 10 जिले थे, उसके बाद जो वो फिर से 2 जिले बने लास्ट में। ठीक है, तो 2 जिले जो वो उन्नाव और हमीरपुर जिलों को बनाया गया था उस टाइम। ठीक है, तो कांगड़ा जिले से जो वो ये डिवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कांगड़ा कांगड़ा जिले से विभाजित करके जो वो उन्नाव और हमीरपुर बने थे। और कब की बात हो रही है? 1972 की बात हो रही है, जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था, उसके बाद की बात हो रही है। ठीक है, वो जो वो उसके बीच में हुआ, तो उसके बाद जो वो एरिया नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एरिया उतना ही रहा, 55,600 जितना जो वो 10 जब जिले हो गए थे उतना ही एरिया रहा। तो हमीरपुर जिलों को बनाया गया था। ठीक है, उन्नाव और हमीरपुर को कांगड़ा से विभाजित करके, और शिमला और मासू को जो वो पुनर्गठित करके शिमला व सोलन जिलों का निर्माण किया गया था। तो फिर जो वो 12 जिले बन गए, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, उन्नाव व हमीरपुर। हमीरपुर जो वो सबसे छोटा है एरिया वाइज, और सबसे ज्यादा घनत्व जो वो हमीरपुर में ही है, और सबसे ज्यादा जो वो हमारे पास लाहौल स्पीति है, सबसे बड़ा एरिया। हाँ, ठीक है, और उसका उसमें जो वो सबसे कम लोग रह रहे हैं, मतलब कि जनसंख्या घनत्व जो वो वहाँ पे सबसे कम है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हमारा जो क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ग्रेट हिमालय। अगर हम वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा जो वो सबसे ज्यादा जो वो देखिए 1500 मिलीमीटर तक होती है मैक्सिमम। 1500 या 1600 होगा कहीं पे, बुक में आपकी 1600 होगा। तो सबसे ज्यादा जो वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो वो धर्मशाला में होती है। वो धर्मशाला में होती है। अगर हम नदियों की बात करें, तो नदियाँ 5 मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। इनके जो वो प्राचीन नाम या जो भी वैदिक या संस्कृत नाम है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे ब्यास का जो वो वैदिक नाम अर्जिकीय है, रावी का पुरिसनी है, चिनाब का जो वो अस्किनी है, यमुना का कलिंदी है, सतलुज का जो वो सतुद्री है। ठीक है, तो ऐसे आप जो वो उनको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लाहौल स्पीति एवं किन्नौर का वातावरण जो वो किस श्रेणी का है? ठीक है, लाहौल स्पीति और किन्नौर, आपको पता है लाहौल स्पीति जो वो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लेकिन कल लोग कम है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बर्फ पड़ा रहता है। ठीक है, और किन्नौर भी एरिया ऐसा ही है। तो किन्नौर में भी जो वो बहुत कम जो वो लोग रहते हैं, बहुत कम लोग जो वो पिछड़े हैं, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। जैसे जितने ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मंडी हो गया, या हमीरपुर में है वैसे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे जो वो जैसे मान लो यहाँ पे जो वो इतने हैं, लेकिन वहाँ पे एरिया बड़ा है, लेकिन आदमी जो वो सिर्फ इतने करे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको इमेज बनाकर जो वो याद रख सकते हो। तो यहाँ पूछा है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर का वातावरण जो वो किस श्रेणी का है? तो ये जो वो अर्ध मरुस्थलीय है, क्योंकि यहाँ पे जो वो बारिश नहीं हो रही है। बारिश होती है तो बिल्कुल बिल्कुल कम बारिश होती है। सबसे ज्यादा जो वो मैंने आपको बता दिया धर्मशाला में होती है। धर्मशाला जो किस में पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। और कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर आपको पूछा जाए कि किस जिले की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो कांगड़ा में है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिमाचल प्रदेश के शुष्क मिट्टी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता है? ठीक है, शुष्क मिट्टी क्षेत्र में कौन सा स्थान नहीं आता है? अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि शिमला में जो वो बर्फ पड़ी रहती है, शिमला में ठंड होती है अच्छी खासी। ठीक है, तो इसलिए जो वो ये समर की कैपिटल है हमारी। ठीक है, तो बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पे जो शुष्क नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये जो लाहौल स्पीति है, किन्नौर होगा, पांगी होगा। ठीक है, सभी जो वो यहाँ पे जो वो कम बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो मरुस्थलीय होगा, थोड़ा सा शुष्क मिट्टी होगी। तो शिमला जो वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो शिमला इज द राइट आंसर, ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो वो आर्द्र समशीतोष्ण वाला क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है? तो कौन सा जिला है वो? तो वो है ऊना। ठीक है, ऊना को भी आप याद रखिए। ऊना में जो वो जनसंख्या की, अगर हम बात करें, जनसंख्या बताऊंगा मैं 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जो वो 5,21,000 57 थी, इसके आसपास थी। तो लिंग अनुपात जो वो 977 था। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो वो हमारे हमीरपुर में ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हमीरपुर है। लिंग अनुपात का मतलब है मेल और फीमेल के बीच में रेशो। तो मेल जो वो कहाँ पे मेल और फीमेल, मतलब फीमेल बताता है लिंग अनुपात, जो फीमेल बता रहा है। 1000 में जो वो कितनी महिलाएं हैं वो बता रहा है लिंग अनुपात। तो 1000 में जो वो यहाँ पे 977 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हमीरपुर में है लिंग अनुपात। सबसे ज्यादा महिलाएं जो वो हमीरपुर में है। तो सॉरी अगर उन्ना की बात करें, तो उन्ना का जो लिंग अनुपात 977 है। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो 338 था उस टाइम। ठीक है, अब जो वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा वैसे। तो जनसंख्या घनत्व 338 था, और जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर में सबसे ज्यादा है। अगर हम साक्षरता की बात करें, साक्षरता भी हमीरपुर में ही सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे जो वो कितनी थी? 8723% इतनी थी, इसके आसपास थी। अगर हम उन्ना
मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की, तो उन्ना ही इसका हेडक्वार्टर है। कितना स्क्वायर एरिया में जो वो ये उन्ना है, तो ज़्यादा नहीं है, 1540 वर्ग किलोमीटर जो वो ये था। ठीक है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो पहले जो वो ये कांगड़ा, ठीक है, तो अभी हमने बात की कि कांगड़ा का जो वो एक भाग था पहले। ठीक है। फिर जो वो उसके बाद जो वो उन्ना को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया है। कब? अभी हमने बात की कि 1 नवंबर 1966 को जो वो उन्ना को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। यह कांगड़ा जिले की तहसील बना। ठीक है। फिर 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर 1972 को जब वो कांगड़ा जिले से अलग होकर उन्ना एक अलग जिला बना। ठीक है। पहले कांगड़ा जिले की तहसील था, उसके बाद जो वो 1972 में, 1 सितंबर 1972 में क्या हुआ, फिर उसको जो वो कांगड़ा से भी अलग कर दिया गया और उसका जो वो उन्ना जिला फिर अलग से बना। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए और जो वो 10 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो 10 10 हम लोग जो वो एक पार्ट में कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, और भी कर लेते हैं डिस्कस। तो वो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू, सॉरी, हाँ, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो वो कौन सी प्रमुख नदी से जो वो निर्मित हुई है? तो इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ब्यास नदी। क्योंकि ब्यास नदी जो वो कहाँ से आ रही है? रोहतंग पास से जो ब्यास कुंड से निकलती कुल्लू से होते होते मंडी में होते होते वो कांगड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है। तो वैसे जो वो कांगड़ा और कुल्लू घाटियों निर्मित कहाँ से हुई है? ब्यास नदी में, क्योंकि ब्यास नदी यहाँ पे घूम रही है। ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी। मंडी में भी कौन सी नदी है? ब्यास नदी। और अगर हम सतलुज की बात करें, सतलुज जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर चिनाब की बात करें, जल घनत्व के हिसाब से चिनाब नदी सबसे बड़ी है। ठीक है। अगर हम रावी की बात करें, रावी जो वो चंबा में बहती है, चंबा में ही निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में, तो इसमें शायद नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, तो नदियों से रिलेटेड मैं पहले ही आपको बता दूं कि 5 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। इन क्वेश्चन को करने से पहले पहले बता दूं कि 5 प्रमुख नदियां हैं। देखिए, सतलुज जो सबसे लंबी है, ब्यास, ठीक है, फिर रावी आती है, चिनाब आती है, यमुना आती है। यमुना का जो नाम है वो कालिंदी है। ठीक है, कालिंदी था पहले। ठीक है। और चिनाब का जो वैदिक नाम है वो अस्किनी है। रावी का जो वैदिक नाम है वो जो वो पुरुषनी है, और संस्कृत नाम इसका इरावती है। देखिए, रावी को आपने याद रखना है। रावी को कैसे याद रखना है? वैदिक नेम जो क्योंकि इसके नाम जो वो संस्कृत नाम और वैदिक नाम जो वो थोड़े से अलग अलग है। रावी पुरुषनी, और संस्कृत नाम जो वो इसका इरावती है। ठीक है, रावी, इरावती और पुरुषनी। तो ब्यास, ब्यास नदी का तो आपको याद रहेगा, ब्यास से ब्यास, और ब से बिपाशा। ठीक है, बिपाशा जो वो इसका संस्कृत नाम है। और अर्जी की अभी आपने याद रखना है, जो कि इसका वैदिक नाम है। सतलुज का तो याद ही रह जाएगा, क्योंकि स से शुरू हो रहा है दोनों। एक दूसरे वाले स से शुरू हो रहा है, और एक जो वो स से शुरू हो रहा है, एक स से शुरू हो रहा है। ठीक है, सतुद्री। और संस्कृत नाम जो वो उसमें जो वो ए वाला स लगाएंगे। ठीक है, सतुद्री। तो इसको आप ऐसे याद रख लो। बाकी जल ग्रहण क्षेत्र जो वो कितना है, सबसे ज्यादा जो वो किसका है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी चिनाब नदी है, सॉरी, जो हमारी सतलुज है, वो जो वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और सहायक नदियां कौन कौन सी है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे सतलुज की जो सहायक नदी है, बसपा और स्पीति, आपने याद रखना है, सतलुज। ठीक है। और चिनाब नदी की चंद्रा और भागा जो कि लाहौल स्पीति में जो तांडी नामक स्थान पर मिलती है, तो चंद्रा और भागा जो वो चिनाब नदी की सहायक नदी होगी। ठीक है, सहायक नदी का मतलब होता है जो भी, जैसे ये जो वो एक नदी आई, एक जो वो और आई, छोटी छोटी नदी है, जब ये आपस में मिल गई तो एक बड़ी नदी मिलेगी। तो ये जो बड़ी नदी होगी इसकी सहायक नदी, मतलब ये हुई, इसमें किस किस नदी का पानी मिला है, तो एक चंद्रा और भागा तांडी नामक स्थान पे मिली, चिनाब नदी बन गई, चंद्रा भागा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। यमुना, यमुना को तो ऐसे ही आप रट लो कि गिरी टॉन्स पब्बर आंध्रा, गिरी टॉन्स पब्बर आंध्रा। ठीक है। रावी, रावी की जो वो आपको याद रखना है, भांदल, तंतगिरी, छंत्राणी, अस्तूल, साज। ठीक है। ब्यास की बनेर, पानगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन। ठीक है। कुल्लू में जो इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, उहुल भी होगी। उहुल जो वो मंडी में है। मंडी में कहाँ पर है? मंडी में जो वो जोगिंद्रनगर के पास उहुल नदी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था? यस, हमने जो वो, यस, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अ, 1 मिनट रुक जाइए। यस, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सी नदी जो वो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो अभी मैंने बताया 5 प्रमुख नदी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना। तो इसमें जो झेलम नहीं आ रहा है, ठीक है, झेलम नहीं आ रहा है, तो झेलम जो वो इसका आंसर, अच्छा, बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, मैं नेट को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यस, झेलम जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। झेलम जो वो हमारे यहाँ पे नहीं है, झेलम, यस, डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो वो कौन सा है? अब आपको उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो ब्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के प्यास से, रोहतांग कुंड, सॉरी, ब्यास कुंड से निकल रही है। तो इन सभी 5 नदियों के जो वो आपको याद रखना पड़ेंगे उद्गम स्थान। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चिनाब नदी का पूछा है, तो चिनाब नदी जो निकलती है
सॉरी चिनाब नदी का पूछा है, यस चिनाब नदी का पूछा है। तो चिनाब जो वो अभी बताया कि जो दो नदियां हैं चंद्रा और भागा, ठीक है, वो जो वो तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर तांडी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो बारालाचा दर्रा होगा, क्योंकि वहाँ पे बारालाचा दर्रा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा है रोहतांग दर्रा, यहाँ से तो ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश से नहीं निकल रही है, वो जो वो कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, मानसरोवर झील से आती है, ठीक है, तिब्बत से। अगर हम ब्यास की बात करें, ब्यास का तो हो गया रोहतांग दर्रा। रावी की बात करें तो रावी जो वो बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा से निकलती है। मतलब पीछे मैंने रावी के बारे में जो वो चंबा बोल दिया होगा शायद, तो रावी जो वो बड़ा बंगाल से निकलती है, जो कि कांगड़ा में ही है, ठीक है। और यमुना जो वो यमुनोत्री से निकलती है, कालिंद पर्वत से निकलती है। तो इसके जो भी उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां कौन कौन सी है? फिर से पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार जो वो, ठीक है, तो एक वह स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, तो दो नदियों का संगम होता है वहां पे। तो कौन कौन सी दो नदियां है? तो पार्वती और ब्यास, ठीक है, पार्वती और ब्यास नदियां है, ठीक है, पार्वती और ब्यास नदियां जहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो वहां पे जो वो ऐसा माना जाता है। तो पार्वती नदी भी जो वो ब्यास की जो वो एक सहायक नदी है। पार्वती नदी कहाँ से आ रही है? जैसे आपको पता होगा मणिकरण के आसपास जो भी नदी आ रही है जो ऊपर से, ठीक है, वो जो वो पार्वती नदी है। तो वो जो वो आगे जाकर के जो वो ब्यास में मिल जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जन विश्वास के अनुसार जो वो सतुद्र, सतुद्रा भी हमने बात किया कि जो वो सतलुज की जो वो एक पुराना नाम है, ठीक है। सतु सतुद्र स लगा है इसमें, तो ये संस्कृत नाम है सतुद्र नदी को जो वो मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो मानसरोवर झील से जो वो लाने का हिमाचल प्रदेश में कैसे आई, तो इसका जो श्रेय है ऐसा माना जाता है, तो ये जो बी बानासुर को जाता है इसका श्रेय, ठीक है। तो बानासुर के कारण ही जो वो सतलुज नदी आई है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी का अभी हमने बात किया, रावी का जो पुराना नाम है वो जो वो क्या है? पुरुषनी है। और अब अभी हमने बात किया कि रावी का जो संस्कृत नाम है वो जो वो इरावती है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। रावी का जो वैदिक नाम है, ठीक है, वैदिक नाम जो वो पुरुषनी है, वैदिक पूछा है यहाँ पे। तो और संस्कृत नाम जो वो क्या है इसका? इरावती है। पता नहीं मैंने सही सही बोला था। हाँ ओके। अर्जिकिया जो वो किसका है? अर्जिकिया भी यही, अर्जिकिया जो वो ब्यास नदी का है, और ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो बिपाशा है, ठीक है। ये ब्यास नदी के दोनों नाम है, एक जो वो संस्कृत नाम है वैदिक नाम है अर्जिकिया, पहले जो वैदिक नाम है, और ये ब्यास नदी का है बिपाशा जो वो संस्कृत नाम है। चंद्रभागा है, चंद्रभागा तो आपको बताया चिनाब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बुंदिल धारा का उद्गम होता है, तो बुंदिल धारा का जो उद्गम होता है वो जो वो कहाँ से हो रहा है? मणिमहेश से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? मणिमहेश से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? ठीक है। तो चंबा में कौन सी नदी बह रही है? चंबा में भी जो वो यहाँ पे ब्यास नदी, चंपापतन, अच्छा चंपापतन लिखा है, ठीक है, चंबा में नहीं लिखा है, चंपापतन पुल है। जो बिना स्तंभों के होने के कारण जो वो ऐसा जो वो पहला पुल है, तो ये जो वो किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो अभी हमने बात किया, ठीक है, ब्यास की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? ब्यास की सहायक नदियां जैसे बनेर होगी, बाणगंगा होगी, तो बाणगंगा तो आ गया। ऊहल भी हमने बात की जो मंडी में है, ठीक है। और सॉरी सुकेती भी है जो कि मंडी में ही है, ठीक है। अली नहीं है, अली हमने नहीं सुना था, ठीक है। लूनी सुना है, पार्वती सुना है, सैंज तीर्थन ए सुना है, लेकिन ये अली नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ से आ गया अली, अली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरी जो वो किस नदी की जो सहायक नदी थी, अभी जो वो मैंने बताया आपको, गिरी जो टॉन्स गिरी, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है ये गिरी टॉन्स पब्बर आंध्रा। गिरी टॉन्स पब्बर आंध्रा जो वो किसकी सहायक नदी है? वो जो वो यमुना की है। तो ये बोल रहा है कि गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? गिरी नदी जो वो किस चोटी से निकलती है? तो कुप्पर चोटी से निकलती है, कुप्पर चोटी से ये निकलती है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए मैं सोचता हूँ कि जब नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना सब कुछ ही पढ़ लिया जाए, ठीक है, नदियों के बारे में कुछ छोड़े ही ना हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, ये जो वो 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं,
अच्छा यहाँ पे नो इंटरनेट आ रहा है क्योंकि मैंने नेट जो वो बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भी नदियों से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस वीडियो में, 30 हम लोग पहले कर चुके हैं, मतलब कि 50 क्वेश्चन जो वो पूरे हो चुके हैं। अब जो वो 51 से जो वो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, सतलुज जो वो हिमाचल प्रदेश, देखिए सतलुज नदी कहाँ से आ रही है, मानसरोवर झील से आ रही है, सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल में कहाँ से प्रवेश कर रही है। तो ये जो वो सबसे पहले किन्नौर में आती है। ठीक है, अब जो वो आप देखेंगे कि किन्नौर 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 नहीं पता चला। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो वो नाम लिखा है सिर्फ की शिला, देखिए किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी जो वो शिला है। ठीक है, पूह टापरी ये तो अलग अलग जो वो इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे, लेकिन सिप की इसका आंसर होगा। सिप की दर्रे से जो वो किन्नौर से जो वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर जो वो और भाखड़ा जो गांव है उसमें जो पंजाब में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जो बसपा नदी कल्पा में जो वो सतलुज में मिलती है। ठीक है, उसमें जो वो बसपा नदी मिलती है। फिर सतलुज जो वो किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में चली जाती है, शिमला जिले में चुराह में प्रवेश करती है, चुराह। ठीक है, उसके बाद जो वो स्पीति नदी सतलुज में जो वो नाम किया। ठीक है, किन्नौर में जो वो मिलती है, सत सॉरी स्पीति नदी, स्पीति नदी जो वो सतलुज में उसके बाद मिल जाती है। तो इसको आप याद रखिए, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, कहाँ से आ रही है, सिपकी दर्रे से आ रही है। अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए शीला चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी ऊंचाई जो वो लगभग 7777028 है। इसके बाद मतलब ऐसा लिखा होता है वैसे, आप चेक कर सकते हैं इसको नेट पर, जो वो थोड़ा सा कुछ और हो सकता है, इसके आसपास होगा। तो अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई है हिमाचल प्रदेश की, तो यही होगा क्योंकि सबसे ऊंची चोटी भी यही है। ठीक है, इतने मीटर, मतलब कि 7 किलोमीटर 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सत्य नहीं है, कौन सा जो वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सतलुज मतलब नदियों से रिलेटेड है सब कुछ, सतलुज मानसरोवर झील से निकल रही है, ये तो बिल्कुल सही बात है, तिब्बत से आ रही है। ब्यास जो वो रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से निकलती है, ये बात भी सही है। रावी जो वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यमुना जो वो फूह किन्नौर से निकलती है, नहीं ये बात गलत है। यमुना जो वो फूह किन्नौर से नहीं निकलती है, तो डी इसका सही आंसर है। तो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, कालिंद पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, यमुना कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकली है, किन्नौर पूह से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है, तो ब्यास नदी का है। अभी तो हमने डिस्कस किया ब्यास नदी का पुराना नाम है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं नदियों के बारे में, मैक्सिमम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो और भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे नदियों से रिलेटेड। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, तो ब्यास नदी का भी हमने डिस्कस किया कि ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो जो वो अर्जिकिया है और विपाशा है। अर्जिकिया और विपाशा को आप जो वो याद रखिए, अर्जिकिया और विपाशा। अर्जिकिया जो वो इसका वैदिक नाम है, देखिए जब बार बार डिस्कस करेंगे तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, चाहे आप एक बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन बार बार जो वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है अर्जिकिया, और ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो विपाशा। ठीक है, देखिए जब स आता है तो ऐसा समझ लो वो जो वो संस्कृत से आया है, संस्कृत। ठीक है, वो संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबा किस नदी के दाएं किनारे जो वो अवस्थित है, तो रावी है, चंबा में रावी नदी बह रही है। ठीक है, तो रावी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतलुज नदी पर एक बहुत बड़ा गोविंद सागर झील है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, जो जो वो मैन मेड है। ठीक है, तो इस मैन मेड या जो प्राकृतिक होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो पिछले पार्ट में जो कई कुछ जो वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना। यमुना नदी का जो वैदिक नाम क्या है, तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा है पुरुषनी, पुरुषनी का जो पुरुषनी तो कई बार पुरुषनी होता है, कई बार पुरुषानी लिखा होता है, कई बार परुषनी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, परुषनी लिखा है यहाँ पे। तो ये जो वो किसका था, हाँ ये जो वो रावी का पुराना नाम था, लेकिन यहाँ पे यमुना का पूछा है। और अर्जिकिया तो अभी हमने डिस्कस किया ब्यास का है। अस्किनी किसका है, ठीक है, अस्किनी जो वो किसका है, चिनाब का पुराना नाम है। चिनाब का एक ही नाम याद रखिए, वैदिक नाम है अस्किनी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है, तो पौंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो जो वो किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी है, सबसे छोटी यमुना, सबसे बड़ी सतलुज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रावी नदी कहाँ से निकलती है, बारलाचा बड़ा बंगाल मणिकर्ण, तो ए ऑप्शन दिए है। ठीक है, रावी नदी कहाँ से आ रही है, तो रावी नदी जो बड़ा बंगाल से आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा बंगाल। ठीक है, बड़ा बंगाल इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, यस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पे हम लोग जो वो इसके
जो कितनी किलोमीटर है वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में। वहाँ जो देखिए सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज है, फिर ब्यास, चिनाब, रावी, ठीक है। तो सबसे बड़ी देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे बड़ी जो वो हमारे पास सतलुज है, ठीक है, सतलुज है सबसे बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ए सतलुज। तो देखते हैं सतलुज जो वो हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, ठीक है। सतलुज की बात कौन सी आती है वो भी डिस्कस। सतलुज जो वो 320 किलोमीटर। अगर हम ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी जो वो 256 किलोमीटर। और अगर हम चिनाब की बात करें तो चिनाब जो वो 122 किलोमीटर, ठीक है, 122 किलोमीटर। और अगर हम रावी की बात करें तो रावी नदी जो वो कितनी बहती है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 152। तो ये हो गया इसका। जैसे आप अगर इसको जो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना चाहो तो सबसे बड़ा हो गया, जैसे 320 किलोमीटर, किलोमीटर लगा लें आगे। 256 ब्यास नदी है, फिर जो वो कौन सी चिनाब आती है, फिर जो वो रावी आती है, एक नदी रह गई बीच में। कौन सी रहेगी, कौन सी रहेगी, रावी होगी, ब्यास होगी, यमुना, यमुना नहीं हुई, ठीक है, यमुना सबसे छोटी नदी है। तो यमुना तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। यमुना जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, ठीक है, यमुना जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए। तो देखिए 320 इसको अगर हम बात करें कि यमुना की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, कुल लंबाई भी आपको याद रखना पड़ेगी। लेकिन यमुना की कुल लंबाई जो वो हिमाचल प्रदेश में तो बहुत कम है, ठीक है, 12 13 किलोमीटर होगी शायद, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे जो वो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो वो कोशिश करता हूँ याद करने की, तब तक जो आप ऐसे याद रखो कि यमुना जो वो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। इसकी लंबाई अगर मैं पूरी लंबाई की बात करूँ, ठीक है, 1525 किलोमीटर है यमुना की लंबाई। चिनाब की जो टोटल लंबाई 1200 है। सतलुज की जो वो 1448 है, ठीक है। रावी की ज्यादा नहीं है, ठीक है, रावी से कम जो वो ब्यास की है, क्योंकि ब्यास जो वो सतलुज में मिल जाती है बाद में, ठीक है। तो रावी की जो वो 720 है, और ब्यास की जो वो कुल लंबाई जो वो 460 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खड जो वो कांगड़ा जिले से होकर के सॉरी कांगड़ा जिले में से होकर के बहती है। तो कांगड़ा जिले में से होकर के बाण गंगा, ठीक है। बानासुर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। बानासुर को जो वो श्रेय जाता है किसको, कौन सी नदी के लिए, सतलुज नदी के लिए, ठीक है, सतुद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, बाण गंगा। कौन सी खंड कांगड़ा जिले से होकर गुजरती है, बाण बाण गंगा। और अगर हम बात करें पार्वती की, कुल्लू में है चंद्रा जो वो लाहौल स्पीति चंद्रभागा, ठीक है। तो बाण, तो ऐसे आप इसको याद रखें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड शायद आज ही जो वो नेक्स्ट पार्ट भी आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।